नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। आज का विषय बेहद ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक ब्राह्मणवाद है। इसीलिए आज हम ब्राह्मणों के बारे में फैलाए गए प्रचार और दुष्प्रचार दोनों की ही डिटेल्स देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, ये ब्राह्मणवादी इस तरह का प्रचार करते रहे हैं कि इन्हें आज से 5000 साल पहले का कई लाख साल पहले की कथा कहानी पूरी तरह से उसकी डिटेल्स में याद है। लेकिन सच्चाई यह है कि पिछले 2500 सालों का इतिहास इन्हें कतई भी नहीं याद है। इनने पूरी तरह से उसे खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया और कुछ कोरी गप्पे परोस दी और उसे ही वो इतिहास बताने लगे और उसे पुराना बताने लगे। लेकिन समय समय पर भारत में कुछ यात्री आते रहे और उनने जो नोट्स लिखे, उन्हीं नोट्स को 19वीं और 20वीं सदी में रिकंस्ट्रक्ट किया गया, जिससे भारत का एक्चुअल इतिहास पता चला। इन्हीं में से एक थे मेगास्थनीज, जो कि ईसा से लगभग 310 ईयर्स पूर्व भारत की यात्रा किए थे और भारत के प्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत रहे थे। फिर ये जब ग्रीक लौटे तो इनने भारत के बारे में जो भी 5 से 12 ईयर्स के बीच में आंखों देखा हाल देखा था या जो भी लोगों से सुना था, उसको एक किताब का रूप दिया जिसका नाम था इंडिका। लेकिन समय बदलते रहा, आज वह किताब उपलब्ध नहीं है। अन्यथा भारत का इतिहास बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट रूप से और भी ज्यादा बेहतर ढंग से मिलता। लेकिन एक अच्छी बात यह हुई कि जब वह नोट्स लेकर ग्रीक पहुंचे, जो वहाँ के अन्य राइटर्स थे जो उनके बाद के समय के थे, उनके समकालीन थे, उनने उनके नोट्स की समीक्षा की, कुछ ने आलोचना भी की और इसलिए जो आलोचनात्मक और समीक्षात्मक किताबें बची रहीं, उन्हीं को कंपाइल करके फिर 18वीं सदी में ग्रीक विद्वानों ने फिर से मेगास्थनीज की इंडिका को प्रस्तुत किया। हालांकि उसमें कई सारी ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल अविश्वसनीय है, जिसे लगता है कि उनने लोकल लोगों से सुनकर कथा कहानी को ही उसमें लिख दिया था। जैसे एक जगह लिखा हुआ मिलता है कि जो चींटियां होती हैं वो माइंस की खुदाई करती हैं और मेटल एक्सट्रैक्ट करती है, और एक जगह तो लिखा है कि वह गोल्ड एक्सट्रैक्ट करती हैं और उनसे ले लिया जाता है, और ये चींटियां साइज में लोमड़ी से बड़ी होती हैं। फिर भी कुछ ऐसी भी बातें लिखी हुई मिली जो कि वेरीफाइड भी होती हैं। जैसे उनने जो पोलीब्रोथा के बारे में लिखा, सेंट्रोकोटस के बारे में लिखा, तो उत्खनन से पोलीब्रोथा का प्रमाण भी मिला है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो वेरीफाइड हुई और इसीलिए मेगास्थनीज की इंडिका हमेशा चर्चा में रहती है। खास बात यह है, मेगास्थनीज के 2 पीढ़ी बाद सम्राट अशोक हुए थे, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के वो पोता थे, और उनने जो शिलालेख लिखवाए उसमें कई शिलालेखों पर बमड़ समड़ शब्द आया है, जो हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। इस शब्द की लोग अपनी अपनी तरह से व्याख्या कर देते हैं, क्योंकि सम्राट अशोक बौद्ध सम्राट थे और एक बौद्ध सम्राट जब भी अपनी कोई बात लिखेगा तो उसकी व्याख्या भी बौद्ध शब्दावली के अनुसार होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि उसकी व्याख्या कुछ ब्राह्मणवादी अपने ढंग से करते हैं और वहां पे अपना अस्तित्व खोजने लगते हैं। कुछ लोगों ने बमड़ समड़ में से बमड़ को ब्राह्मण बता दिया और शेष भारतीयों को समड़ बता दिया। तो इससे जिज्ञासाएं बढ़ गई कि आखिर 2300 साल पहले भारत में बमड़ समड़ थे कौन, और इसी की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मेगास्थनीज ने जो नोट्स लिखा उसमें भी बमड़ और समड़ शब्द आए हुए हैं। इसके लिए मैं मेगास्थनीज का जो डिजिटल प्रिंट है इंग्लिश में और हिंदी में, जिसको अवध बिहारी ने ट्रांसलेट किया है, इन दोनों की हेल्प से आपको दिखाऊंगा और फिर आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि ये बमड़ समड़ कौन थे। तो आइए सबसे पहले हम यह देखते हैं कि क्या बमड़ ही ब्राह्मण है। अगर मेगास्थनीज की इंडिका को हम ध्यान से देखें तो उनने भारतीय जनसंख्या को 7 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें से पहला है फिलोसफर्स, जिसमें विद्वान वर्ग आता है, और इसी विद्वान वर्ग को उनने पुनः 2 भागों में बांटा है, जिसको उनने ब्रेचमेंस या ब्रेगमेंस और श्रेमेंस कहा है, जिसको आप बमड़ और समड़ भी कह सकते हैं। और इनकी जनसंख्या उनने कम बताया है। फिर दूसरा जो पार्ट बांटा है वो है हस्बैंड्समैन यानी फार्मर्स, खेतीहर वर्ग। तीसरा जो बताया है उनने वो है नीथर्ड्स एंड शेफर्ड्स यानी ग्वाला और बहेलिया वर्ग। चौथा बताया है आर्टिजेंस यानी कारीगर वर्ग। 5th जो उनने बताया है वह है मिलिट्री यानी कि सैनिक वर्ग। और 6th है वैसे लोग जो ऑब्जर्वेशन करते थे, खबरें लाकर देते थे राजाओं को और तरह तरह की जानकारी देते थे। 7th है काउंसिलर्स एंड एसेसर्स यानी कि प्रशासकीय कर्मचारी, और ये काफी हाई वैल्यूएबल लोग होते थे, इनकी भी संख्या कम होती थी। तो सवाल यहाँ पे यह उठता है कि मेगास्थनीज के समय में जो आज का ब्राह्मण कहा जाता है वह होता तो जरूर वहाँ पे वेद की चर्चा होती,
होती, गीता की चर्चा होती, रामायण की चर्चा होती, महाभारत की चर्चा होती, लेकिन ऐसा कोई भी चर्चा मेगास्थनीज की इंडिका में नहीं मिलता। हालांकि उनने बमड़ और समड़ सबकी डिटेल्स में लिखा है, लेकिन कहीं भी इनकी धार्मिक किताबों के बारे में कोई डिटेल्स नहीं है। यानी कि उस समय ये सारी चीजें अस्तित्व में थी ही नहीं। अगर होती तो जब मेगास्थनीज ने इतनी डिटेल से इनके बारे में बातें लिखी है तो ये भी बात कहीं न कहीं झलक ही आती। दूसरी बात कि आज का जो ब्राह्मण है वह हमेशा ही वर्ण व्यवस्था की बात करता है, और वेद के अध्याय 10 के 90 सूक्त के 12 मंत्र में लिखा है, मैं वेदांत तीर्थ के भाष्य से दिखा दे रहा हूँ, उसके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य तथा पैरों से शूद्र वर्गों की उत्पत्ति हुई। तो अगर वेद 2300 साल पहले भी होता तो उस समय अगर ब्राह्मण भी होता तो वर्ण व्यवस्था भी जरूर होती, लेकिन वर्ण व्यवस्था का तो वहाँ रत्ती भर जिक्र नहीं है। यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दुष्प्रचार यह भी है कि सम्राट अशोक से पूर्व ब्राह्मण ही ब्राह्मण थे। पूरा आज का तथाकथित ब्राह्मण धर्म ही था। वो तो सम्राट अशोक थे जो बौद्ध मार्ग अपना लिए तो वहां से बौद्ध मार्ग फैलने लगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये दुष्प्रचार फैलाया है ब्राह्मणवादियों ने। और मेगास्थनीज 2 पीढ़ी पहले थे तो उनके समय में किसी भी तरह का कोई ब्राह्मण या ब्राह्मण धर्म या वेद या वर्ण व्यवस्था तो होनी चाहिए थी, लेकिन उनने तो भारतीयों को 7 पार्ट में बांट दिया। वहां तो उनने किसी वर्ण व्यवस्था की बात ही नहीं की, न वेद की बात की, न मनुस्मृति की बात की, न गीता, न रामायण, न महाभारत। इससे साफ साफ पता चलता है कि उस समय जो बमड़ शब्द बताया जा रहा है वह आज का ब्राह्मण तो कतई नहीं था। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है, जब मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के राजदूत थे उसी समय एक फर्जी चरित्र जिसका नाम चाणक्य बता के उसी दरबार में फिट कराया जाता है और उसको ब्राह्मण बताया जाता है। खास बात यह है कि उसका पूरा सर मुड़ा दिया जाता है और एक चुटिया लटका दी जाती है, यानी उसको चुटियाधारी बना दिया जाता है। अब ये चुटियाधारी 20वीं और 21वीं सदी में खूब प्रचार किया जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 12 साल मेगास्थनीज रहे, उनको वो चुटियाधारी कभी नहीं दिखा। उनने इतनी डिटेल्स में भारतीयों के बारे में लिखा, लेकिन जिस दरबार में रहे उस दरबार का संस्थापक ही उन्हें नहीं मिला। न उन्हें संस्कृत मिला, न वेद मिला, न वर्ण व्यवस्था मिला। कुछ लोग कहते हैं कि वह चाणक्य जो है सम्राट अशोक के समय तक जिंदा था, यानी ऐसा भी नहीं है कि जब मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में गए होंगे तो वह मर खप गया होगा इसलिए नहीं मिला होगा। तो इससे साफ साफ वेरीफाई होता है कि मेगास्थनीज की इंडिका में उस चुटियाधारी चाणक्य का नामो निशान तक नहीं मिलता। एक बात और, जो ये सर मुड़ा के चुटिया रखने की परंपरा है ये भी पहली बार वहीं से मिलता है। ब्राह्मणवादियों ने यह प्रचार कर रखा है कि बुद्ध से पहले सभी लोग लंबे लंबे बाल रखते थे, दाढ़ी मूछ रखते थे। मेगास्थनीज ने भी लिखा है कि मरने तक ये दाढ़ी रखते थे भारतीय, लेकिन उसमें इसको क्लीन शेव करके चुटिया पकड़ा के लटका दिया है। यानी कि ये एक ऐसा चरित्र है चाणक्य जो कि बुद्ध ने जब लोगों को केश दान करने की परंपरा शुरू की, यानी सर मुड़ाने की, तो उसके बाद से उनके विरोध में इस तरह के फर्जी चरित्र गढ़े गए जो सर मुड़ा के तो रहता था लेकिन चुटिया लटका के रखता था। आप खुद इस बात को नोटिस कीजिएगा, इससे भी इनकी फर्जीवाड़ा का पूरी तरह से खुलासा हो जाता है कि इनकी सारी क्रियाकलाप ही बुद्ध के अगेंस्ट में शुरू हुई थी। तो यहाँ पे आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि जिस मेगास्थनीज की इंडिका से ही ब्राह्मण का प्रमाण दिया जा रहा है, उसी मेगास्थनीज की इंडिका में जो आज के ब्राह्मणों का मुख्य लक्षण है वही नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे एक दूसरा दुष्प्रचार भी है कि मेगास्थनीज की इंडिका में ब्रचमैन या ब्रैगमैन शब्द आए हैं, वही शब्द ब्राह्मण है। तो आइए इस प्रश्न का भी उत्तर हम पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। इसको समझने से पहले आपको यह बात समझना होगा कि पिछले 2500 वर्षों में बहुत सारे लोग राजा से रंक बन गए और रंक से राजा बन गए। उदाहरण के तौर पे आज के बहुत सारे ऐसे SC ST OBC वर्ग है जो आज से 500 ईयर्स पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 2500 साल पहले राजा और सम्राट हुआ करते थे, लेकिन आज परिस्थितियों ने उन्हें निचले दर्जे पर खड़ा किया है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से भी। इसीलिए जो 2300 साल पहले के शब्द हैं या जो जीवन का क्रियाकलाप है उसे ही आज की डेट में एग्जैक्ट वही बता देना भी तथ्यों से छेड़छाड़ करना है। अब मेगास्थनीज ने भारतीयों को 7 पार्ट में बांटा, उसमें तो उनने कहीं भी ब्राह्मण शब्द नहीं दिया। उनने जो फिलोसफर वर्ग है उसको फिर 2 पार्ट में बांटा, उसमें से एक वर्ग ब्रेचमेंस बताया और दूसरा वर्ग श्रेमेन बताया। तो आइए मैं इन दोनों की डिटेल्स दिखाता हूँ
कि उनने ब्रेचमेंस के बारे में क्या लिखा है और सरमेंस के बारे में क्या लिखा है। ये दोनों ही डिटेल्स देखने के बाद आप खुद ही कंक्लूड कर लेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। ब्रेचमेंस के बारे में लिखा है, जिसको इनने कहीं कहीं ब्रेगमेंस भी कहा है, ये ज्यादा प्रतिष्ठित होते हैं। जब वो गर्भ में होते हैं तभी विद्वान लोग उसकी माता को उपदेश देते हैं और वो बड़ी ध्यान से सुनती है। जन्म के बाद जो बच्चा उत्पन्न होता है उसको फिर कोई और पालने लगता है। फिर शिशु जैसे जैसे बड़ा होता है उसके लिए अच्छे शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं। यानी कि ये एक ऐसा वर्ग था जो कि थोड़ा संपन्न रहा होगा, तभी इस तरह की फैसिलिटी उसे मिल रही है। तो ये जब शिक्षा ग्रहण करते थे तो इनके शहर के सामने ही छोटे से कमरों वाला इनका रूम होता था, जिसमें ये कुश का या फिर चर्म के आसन पर सोते थे। वे मांस का भक्षण नहीं करते थे और ब्रह्मचारी रहते थे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चमड़े के बिछौने पर वो सोते थे, उनसे दिक्कत नहीं थी, लेकिन मांस का भक्षण नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि वो स्टडी पीरियड में होते थे। खास बात यह है कि इसमें यह भी लिखा है कि वो श्रोताओं को ज्ञान देते थे और श्रोता अगर खांस दिया, बोल दिया या थूक दिया तो उसे जाति से बाहर निकाल दिया जाता था। इस तरह से 37 वर्ष तक स्टडी करने के बाद वह घर चले जाते थे। यहाँ स्टडी किस चीज की तरह करते थे इसका कोई जिक्र नहीं है। अगर इसमें लिखा होता कि वेद पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, महाभारत पढ़ते थे, उपनिषद पढ़ते थे, तो एक बार को ये भी कहा जा सकता था कि हाँ ये ब्राह्मण थे, पर ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। खास बात यह है कि घर आने पर वो मांस का भक्षण करते थे, लेकिन जो काम करने वाले जंतु हैं इस तरह के जानवर वो नहीं खाते थे, लेकिन बाकी जानवर को वो खाते थे। लेकिन आज का जो ब्राह्मण है वह तो इनकार करता है, वह तो कहता है कि उसने कभी मांस का भक्षण ही नहीं किया, उसके शास्त्रों में हराम है, उसके वेद में भी कहीं मांस भक्षण की बात नहीं है। तो अगर उसकी बात यह सही मानी जाए तो इसका मतलब ये है कि जो 2300 साल पहले जिस बमण शब्द की बात हो रही है वो तो ब्राह्मण था ही नहीं, कतई नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके पास वेद हो, गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, सब चीज हो और मांस का भी भक्षण करे? आर्य समाज के जो संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती, उनका भी कहना है कि वेदों में कहीं मांस भक्षण ही नहीं है। उनका ये भी कहना है कि एक ही शादी अलाउ है। तो अब अगर ये ब्रेचमैन ब्राह्मण ही था तो इसी मैगस्थनीज की इंडिका में आगे लिखा है कि वे जितनी इच्छा होती थी उतने विवाह करते थे, मतलब एक से भी ज्यादा विवाह करते थे। इसका मतलब तो साफ साफ हुआ कि ये ब्राह्मण की बात ही नहीं हो रही, जिससे उन्हें अधिक पुत्र हो, यानी अधिक पुत्र प्राप्त करने के लिए ये ज्यादा से ज्यादा शादी करते थे। और बहुत सी स्त्रियों के होने से मनुष्यों को लाभ अधिक होता है, ऐसा इन लोगों का मानना था। इसके अलावा ब्रेचमेंस का कुछ और भी विज्ञान है। इनका तो एक विज्ञान यह था कि ये स्त्रियों को अनपढ़ बना के रखते थे। देखिए इसी इंडिका में लिखा है, ब्रेचमैन स्त्रियों को दर्शन नहीं सिखाते इस डर से कि कहीं उसके गुप्त तत्व को वो पतितों को नहीं बता दे, क्योंकि जो मनुष्य सुख दुख की अपेक्षा नहीं करता और जीवन मृत्यु को तुच्छ समझता है वह दूसरे के आधिपत्य में रहना नहीं चाहता। यानी जिसे ये ब्राह्मण प्रचारित कर रहे हैं वो स्त्रियों को ज्ञान इसलिए नहीं देता था क्योंकि वह जानता था कि उसकी स्त्रियों की सेटिंग पतितों से है। ये जैसे ही उसे दर्शन सिखाएगा वह जाके पतितों को दर्शन सिखा देगी। या फिर वो इसलिए अपनी पत्नियों को ज्ञान नहीं देता था, अनपढ़ बना के रखता था कि कहीं ज्ञान पाने के बाद उसको छोड़ नहीं देगी। मतलब ये डरपोक, फट्टू और हरामखोर भी था। लेकिन यहाँ पे कहीं भी ये नहीं साबित हो पाया कि इसके जो दर्शन थे वो कौन से दर्शन थे। ये क्या आखिर पढ़ के आता था? वेद पढ़ के आता था, पुराण कुरान क्या पढ़ के आता था? तो हो सकता है कि इनमें से ही कुछ आगे चलकर खुद को आज का ब्राह्मण घोषित कर लिए हों। अब लगे हाथ श्रमण के बारे में जो बताया गया है वो भी सुन लीजिए। उसमें लिखा है कि श्रमण में भी कई सारे क्लास थे। उनमें से जो सबसे अधिक प्रतिष्ठित हैं वे हाइलोबियोई कहलाते हैं। वे जंगलों में रहते हैं। यहाँ ये वृक्षों की पत्तियां तथा जंगली फल खाते हैं और वृक्षों की छाल पहनते हैं। ये न तो स्त्री से प्रमेय करते हैं और न ही शराब पीते हैं। ये राजाओं से पत्र व्यवहार करते हैं जो दूतों द्वारा किसी बात का इनके कारण पूछते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुछ ब्राह्मणवादियों के कान में विस्फोट हो सकता है। यहाँ समण की बात चल रही है और यहाँ आगे यह भी लिखा है कि राजा लोग इन्हीं लोगों द्वारा देवताओं की पूजा और प्रार्थना करते थे। यानी कि जिस बमण को ब्राह्मण बताया जा रहा है उससे पूजा पाठ नहीं करवाई जाती थी। किससे करवाई जाती थी? समण से। दूसरी बात कि समण में कई तरह के लोग थे और हाइलोबियोई के बाद चिकित्सक आते थे। वे भी काफी प्रतिष्ठित थे और ये भी मैदानों में नहीं रहते थे। ये चिकित्सक इतने ज्यादा निपुण थे कि पुत्र होगा या पुत्री इसका भी निर्णय कर सकते थे। ये भोजन के खान पान के तरीकों से इलाज को प्राथमिकता देते थे और
मरहम और पट्टी लोग अधिक पसंद करते थे। इन्हीं श्रमण को बौद्ध शब्दावली में बौद्ध भिक्खु कहा गया है। तो यहाँ आपने देखा कि जो चिकित्सक वर्ग है वह भी श्रमण वर्ग का हिस्सा था, और ये जितने भी आजकल चिकित्सक प्रचारित किए गए हैं वो सारे के सारे श्रमण थे, बमण भी नहीं थे या फिर कोई ब्राह्मण भी नहीं थे। मेगास्थनीज की इंडिका इसकी गवाही दे रही है। अब इसी इंडिका में कुछ ऐसी भी बातें लिखी हैं जिससे ब्राह्मणवादियों की पूरी खाल उतर जाती है। इसमें आगे लिखा है, यहूदी जाति इन जातियों में सबसे प्राचीन है और उनका दर्शन जो लिपिबद्ध हुआ है ग्रीस के दर्शन से पहले का है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि जो कुछ प्रकृति के विषय में प्राचीन समय के मनुष्यों ने कहा है उसे ग्रीस के बाहर के भी दार्शनिक कहते हैं। भारतवर्ष में ब्रचमैन्स और सीरिया के निवासी यहूदी इसे मानते हैं। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो विद्वान वर्ग का दो हिस्सा था उसमें से जो ब्रचमैन है वह ग्रीस की तरह और यहूदियों की तरह उसके रीति रिवाज थे, देवताओं को मानने की कल्पना थी। लेकिन श्रमण वर्ग के बारे में ऐसा नहीं लिखा है। तो इसी के आधार पर कुछ लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ये बमण विदेशी था, यहूदी था, और हो सकता है कि यहूदी था या फिर ग्रीस का था। और खास बात यह है कि ब्रचमैन जो है वो मांस भी खाता था, शराब भी पीता था और ज्यादा शादी करके अय्यासी भी करता था। लेकिन श्रमण इसके बिल्कुल उलट कार्य करते थे। वो मेहनती थे और जो हाइलोबोई थे वो तो शादी भी नहीं करते थे। इसी में आगे कुछ और भी लिखा है, उसे भी लगे हाथ सुन लीजिए। भारतवर्षीय दार्शनिकों की जो दो जातियां हैं, देखिए दार्शनिकों की, एक को सरमेनाय कहा गया है और दूसरों को यानी वही श्रमण और बमण की बात हो रही है। सरमेनाय से संबंध रखने वाले हाइलोबोई दार्शनिक हैं जो न नगरों में रहते हैं और न गृहों में। इसी के आगे वो लिखते हैं, भारतवासियों में ऐसे दार्शनिक हैं जो कि बुट्टा के अनुयायी हैं, जिसका वे असाधारण पवित्रता के कारण देवता के तुल्य आदर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो शब्द आया है बुट्टा, ये बुट्टा कोई और नहीं बुद्धा ही है, और ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ। ये बात मेगास्थनीज के इंडिका के हिंदी ट्रांसलेशन करता है अवध बिहारी शरण, उनने भी इस बात को लिखा है। देखिए स्टार मार्क करके यहाँ लिखा है, मैं दिखा देता हूँ। तो ऐसे में ये जो दुष्प्रचार फैलाया गया है कि मेगास्थनीज की इंडिका में बुद्ध का नाम ही नहीं आया है, वह पूरी तरह से गलत है, फर्जी है और बेवकूफाना है। और ऐसे बहुत सारे जाहिल हैं, गंवार हैं, हरामखोर हैं जो इस तरह का दुष्प्रचार फैलाते हैं कि मेगास्थनीज की इंडिका में बुद्ध का नाम ही नहीं है। मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, आप लोग खुद वेरीफाई कर लेना। तो ऐसे बहुत सी और भी रोचक बातें हैं और ऐसी बहुत सी सारी जानकारियां हैं श्रमण और बमण के बारे में, जो कि मैं आगे के पार्ट्स में दिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी भारतीयों को इसकी सच्चाई पता चल सके। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।